संविधान की विशेषताएं क्या हैं? तो संविधान हमारा जो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों का संयोजन है। फिर विस्तृत व समावेशी संविधान है। संघात्मक एवं एकात्मक का समन्वय है। लचीला और कठोर है। संसदीय एवं न्यायिक सर्वोच्चता का मेल है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को महत्व देता है और एकीकृत न्यायपालिका है। अब सीधी हम विशेषताएं लिखे तो विविधता का समावेश, सर्वधर्म समभाव, किसी धर्म की प्राथमिकता नहीं। दूसरा, मौलिक अधिकारों का स्वरूप और सुरक्षा प्रदान। तो मौलिक अधिकारों का स्वरूप है और सुरक्षा प्रदान, जिसमें स्वतंत्रता, जीवन, विचार व अन्य अधिकार शामिल हैं। फिर मौलिक कर्तव्य हैं जो समाज राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों के लिए सजग और प्रेरित करते हैं। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया 51A में, और मौलिक अधिकार है पार्ट 3। ठीक है। फिर संघीय व्यवस्था क्या है? तो संघीय व्यवस्था शक्तियों का वितरण जिससे मतभेद ना हो, तो संघीय व्यवस्था है वो भी इसकी एक विशेषता है, जिससे शक्तियों का वितरण जिससे मतभेद ना हो, पर संकट के समय एकात्मक भी हो जाता है। फिर अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान है, अनुसूची 5 और 6। फिर न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया है। फिर कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है, संशोधित किए जाने वाले भाग के आधार पर। ठीक है। फिर सरकार का संसदीय स्वरूप वेस्टमिनिस्टर मॉडल से प्रेरित है, और राज्य के नीति निदेशक तत्व लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए है, जो मार्गदर्शित करता है, जो लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए अपना मार्गदर्शन या पथ प्रदर्शित करता है। फिर एकल नागरिकता है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। फिर आलोचना क्या की गई है अपने संविधान की? तो उधार का संविधान बताया है, मौलिकता का अभाव है। एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं, सोवियत रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार अमेरिका से, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से। फिर 1935 के अधिनियम की कॉर्बन कॉपी कहा गया है। फिर अत्यधिक लंबा है और विस्तृत है, जिससे ये बोझिल हो गया है, क्योंकि 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। फिर वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों का स्वर्ग सर आइवर जेनिंग ने इसको वकीलों का स्वर्ग क्या है, क्योंकि इसकी भाषा बहुत जटिल है। फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद द्वारा की जाती है, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है और सीमित शक्ति है इसको संशोधित करने की। तो जिस आधारभूत ढांचे के कारण इसको संशोधन की सीमित शक्तियां हैं। ठीक है। फिर कठोर और लचीले का मिश्रण है ये, और 3 प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। अब इसमें देखेंगे कैसे होता है प्रक्रिया। तो विधेयक का परिचय होता है किसी भी सदन में बिना पूर्व अनुमति के, और मंत्री या गैर सरकारी सदस्य इसको रख सकता है। विधेयक पारित करना प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से, और संयुक्त बैठक नहीं होती, तो इसको विधेयक पारित करना होता है प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से तथा आधे स्ट्रेंथ से। ठीक है। फिर राज्य विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन दिया जाता है यदि विधेयक संघीय व्यवस्था से संबंधित है, और राष्ट्रपति की सहमति देनी होती है। राष्ट्रपति इसको लौटा नहीं सकता और ना ही मना कर सकता। फिर संशोधन के प्रकार, संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। साधारण बहुमत से, जिसमें नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, वर्तमान सीमा परिवर्तन, विधान परिषदों का गठन या विधान परिषदों का उन्मूलन आदि। फिर विशेष बहुमत से कौन कौन से अनुच्छेद किए जा सकते हैं, जिसमें मौलिक अधिकार है, नीति निदेशक तत्व हैं। फिर विशेष बहुमत एवं आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति, उसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्यकारिणी शक्ति का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, जैसे कि जीएसटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें अपन। और तो ये है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कार्यकारिणी का विस्तार, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व आदि। ठीक है। फिर है संविधान संशोधन। अब ये भी 2 प्रकार के हैं, जैसे कि एक तो होता है जो पार्ट बदलता है, जैसे कि 100 है संविधान संशोधन हो गए हैं,
तो सारे के सारे वो पार्ट हैं जो बदले हैं, और एक होता है जो पार्ट बदलता नहीं है। जैसे आर्टिकल 124, विधि के माध्यम से संख्या बढ़ा दी गई, किसकी? अपने जजेस की, अपने न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी, जिसमें पार्ट बदला नहीं है। और एक होता है अदृश्य, जिसमें मूल ढांचा आता है, कोलिजियम आता है, विधि का सम्यक प्रक्रिया आती है। तो ये होता है अदृश्य। फिर है संविधान सभा के विकास। एक दिन का परिणाम नहीं थी। तो एक दिन का परिणाम नहीं थी कैसे? अपन बताएंगे कि पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, फिर 1922 में महात्मा गांधी ने, 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट ने, 1924 में एम एन रॉय ने, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, और 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने, 1942 में क्रिप्स मिशन ने, 1946 में कैबिनेट मिशन ने, इसकी बात हो चुकी थी। फिर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर चर्चा करें तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व होगा। सदस्य 389 होंगे, 296 ब्रिटिश भारत से होंगे और 93 रजवाड़ों से। चुनाव पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रति होगी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा। फिर सीटों का आवंटन धर्म के आधार पर है। सामान्य के लिए 210 सीटें थी, मुस्लिम के लिए 78 सीटें थी और सिखों के लिए 4 सीटें थी। फिर चुनाव के परिणाम पर चर्चा कैसे की गई? तो संविधान सभा के चुनाव पर चर्चा कीजिए, अगर क्वेश्चन ये आएगा तो कांग्रेस 208 सीटें, मुस्लिम लीग 73 सीटें और निर्दलीय 8 सीटें जीते, और 7 पार्टियों को एक एक सीटें मिली। अतः संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। ठीक है, तो कांग्रेस को उसमें स्पष्ट बहुमत था। फिर प्रथम बैठक पर टिप्पणी अगर आ गई तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें 207 सदस्य थे, 9 महिलाएं थी। ठीक है, और सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। उद्घाटनकर्ता आचार्य कृपलानी थे। फिर उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में टिप्पणी आए तो 13 दिसंबर 1946 के दिन जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। फिर विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य बनाने के लिए। फिर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता था। समानता की बात करता था, किसकी? प्रतिष्ठा की, अवसर की और विधि के समक्ष समानता। तो समानता की बात करी 3, प्रतिष्ठा की, अवसर की और विधि के समक्ष। और फिर इसने राज्यों को स्वायत्तता, अवशिष्ट शक्तियां प्रदान करने की बात की। और तो राज्य को स्वायत्त और अवशिष्ट शक्तियां किसको? वो भी राज्य को बात की है, पर अपन ने बाद में किसको केंद्र में ले ली। ठीक है, तो शक्ति में स्रोत जनता का, शक्ति को स्रोत बताया, शक्ति का स्रोत बताया जनता को। और स्वतंत्रता बात की है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की, व्यवसाय, संघ और कार्य की। फिर 5 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में क्या बदलाव है? तो 299 सदस्य थे 15 अगस्त 1947 को। संविधान सभा की भूमिका में क्या बदलाव हुए? तो 299 सदस्य रह गए, और जिनमें 229 तो थे राज्यों से, 70 थे रियासतों से। फिर कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त थी ये। ठीक है, दोहरी भूमिका निभाती थी, किसकी? संविधान सभा की तथा विधायिका दोनों की। अब संविधान सभा की आलोचना करनी है, तो संविधान सभा की आलोचना कैसे करेंगे? कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, तो इसमें जनता के प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, कांग्रेस के सदस्य अधिक थे, और ये समय बहुत ज्यादा लिया, इसने संविधान निर्माण में बहुत अधिक समय ले लिया। फिर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर निर्भर थी, वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। फिर आलोचना का खंडन कैसे करेंगे? तो जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व संभव नहीं, क्योंकि देश में दंगे का माहौल, देश की स्वतंत्रता को लेकर संशय,
जनता अशिक्षित तथा निर्वाचन आयोग जैसी संस्था का अभाव। फिर कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन चलाया तो सदस्यों की संख्या स्वाभाविक ही अधिक हो गई। प्रारूप समिति में सिर्फ 2 सदस्य कांग्रेसी थे, अध्यक्ष भी गैर कांग्रेसी था। फिर प्रारंभ में हिंदुओं की संख्या अधिक नहीं, परंतु पाकिस्तान के निर्माण के कारण अनुपात बढ़ गया। राज्य तथा केंद्रों के लिए एक संविधान तथा विविधता बहुत अधिक, परंतु अमेरिका के सिर्फ केंद्र का तथा विविधता की कमी। ठीक है, तो राज्य तथा केंद्रों के लिए सिर्फ लिए एक संविधान तथा विविधता बहुत अधिक है, परंतु अमेरिका में सिर्फ केंद्र है, केंद्र का तथा विविधता की कमी, क्योंकि वहां पे सिर्फ केंद्र का संविधान बनाना था और यहाँ पे दोनों का बनाना था। फिर 15 अगस्त 1947 के बाद कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त भी हो गया था। तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पे ही थे। फिर प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? विशेषता। विशेषता क्या है? प्रस्तावना की शक्ति का स्रोत है, लक्ष्य बताता है, उन्हें साधन बताता है जिनके द्वारा लक्ष्य को पूरा किया जाए। सार है ये हमारे संविधान निर्माताओं का, संविधान की व्याख्या करता है। संशोधन केशवानंद भारती में बताया कर सकते हैं, और एक बार हुआ है इसमें संशोधन, जो कि 42वें संविधान संशोधन में हुआ है, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता वाले शब्द जोड़े गए हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। फिर आलोचना क्या है? कोई विधिक कानून प्रभावी नहीं है। तो क्या है? कोई भी विधिक या कानूनी प्रभाव नहीं है इसका। फिर यह मौलिक नहीं है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये हो चुका था, बन चुकी थी। फिर शब्दों का स्पष्ट वर्णन नहीं है, जैसे सेकुलर और सोशलिज्म। फिर भाग है या नहीं? तो बैरूबारी में कहा था ये भाग नहीं है, परंतु केशवानंद भारती में कहा ये भाग है। एलआईसी वाद में इसको अभिन्न भाग बता दिया। फिर मूल ढांचे का सिद्धांत क्या है? तो मूल ढांचे के सिद्धांत में क्या हुआ कि संविधान की सर्वोच्चता को संरक्षित किया जाए। इसके महत्व क्या है? पहले महत्व देख लेते हैं पॉजिटिव। तो संविधान की सर्वोच्चता को संरक्षित करता है, संसद की शक्ति पर उचित रूप से नियंत्रण करता है, फिर संविधान एक जीवन दस्तावेज बना रहे उसकी बात करता है, न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा देता है। अब इसके नेगेटिव क्या है? यह परिभाषित नहीं है, शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन करता है, आपात की स्थिति में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा नहीं करता, और न्यायिक अतिक्रमण को बढ़ावा देता है, जिससे न्यायालय स्वयं की शक्तियों में वृद्धि कर लेती है। फिर उद्भव कैसे हुआ इसका? तो उद्भव के लिए अपन देखेंगे केशवानंद भारतीवाद में पहले हमने इसका उद्भव हुआ, जिसमें इसको हम अनुलंघनीय तथा संशोधित नहीं किया, बताया इसमें कि अनुलंघनीय है और इसको संशोधित नहीं करते सकते हम किसको? मूल ढांचे को। फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 29 को अवैध ठहरा दिया गया। फिर मिनर्वा मिल्स में कहा कि सिद्धांत संशोधन की वैधता पर भी लागू होता है। तो सिद्धांत संविधान संशोधन की वैधता पर भी लागू होता है, मिनर्वा मिल्स में ये बात कह दी। फिर क्योतो होलांड में कहा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव मूल ढांचा है। फिर इंदिरा साहनी में कहा विधि का शासन मूल ढांचा है। और एसआर बॉम्बे केस में कहा पंथ निरपेक्षता, संघवाद, एकता, अखंडता, समाजवाद, न्यायिक समीक्षा, ये सब मूल ढांचे हैं। फिर लोकतंत्र। लोकतंत्र प्रक्रिया जिसके द्वारा जनता शासन में भाग लेती है। परिभाषा क्या है इसकी? जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ये अब्राहम लिंकन ने बताया था। फिर प्रत्यक्ष जनता द्वारा निर्णय प्रक्रिया। तो प्रत्यक्ष दो तरह का लोकतंत्र हो सकता है, जो प्रत्यक्ष हो सकता है जिसमें जनता द्वारा निर्णय प्रक्रिया में भाग लिया जाए, और अप्रत्यक्ष जिसमें प्रतिनिधित्व द्वारा निर्णय प्रक्रिया ली जाए। रिफरेंडम जिसमें जनता की राय बाध्यकारी हो, जैसे ब्रेक्जिट। और जनमत संग्रह, जो जनता की राय विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं होती। फिर राइट टू रिकॉल होता है, तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को वापस लाना। फिर इनिशिएटिव, अगर जनता ने समर्थन दे दिया है
तो संसद में रखना बाध्यकारी है। अगर जनता ने समर्थन दे दिया है तो कानून को संसद में रखना बाध्यकारी। फिर भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों नहीं है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे कि जनसंख्या बहुत अधिक है, संसाधन अपर्याप्त हैं, राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर समझ परिपक्व नहीं है अभी। फिर गणतंत्र से हम क्या समझते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित हो और राष्ट्रपति और जन साधारण में नागरिकता का संबंध होता है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से अपन क्या समझते हैं, आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। तो आंतरिक व बाहरी मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता अन्य किसी देश राज्य पर निर्भर नहीं होता। बाहरी प्रभु सत्ता जैसे कि भारी प्रभु सत्ता यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करने की सर्वोच्च शक्ति होती है। फिर है अगला, तो समाजवादी से क्या समझते हैं। समाजवादी है सामाजिक आर्थिक विषमता की समाप्ति, समानता की स्थापना। तो सामाजिक और आर्थिक विषमता की समाप्ति और समानता की स्थापना, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व। फिर समाजवाद के लिए प्रयास क्या क्या किए गए हैं, तो भूमि सुधार के लिए 9वीं अनुसूची, फिर 1969 से लेके 1980 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 1969 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 26वें संविधान संशोधन से प्रीवी पर्स की समाप्ति, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद शब्द जोड़ा गया और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। प्रासंगिकता क्या है, 1991 के बाद पूंजीवाद की तरफ आकर्षित, आर्थिक नीति स्थिति आधारित, आर्थिक नीति स्थिति आधारित, केवल आर्थिक अवधारणा नहीं है बल्कि केवल आर्थिक अवधारणा नहीं, सामाजिक राज्य, भारतीय कल्याणकारी राज्य, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसके विपक्ष में अपन क्या क्या डालेंगे, सॉरी पहले गलत बोल दिया मैंने प्रासंगिकता में कि ये अभी अभी नहीं है, तो ऐसे हम अपन बोलेंगे विपक्ष में कि भाई 1993 के बाद पूंजीवाद हो गए हैं और पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हैं। फिर आर्थिक नीति स्थिति आधारित है हमारी, फिर आरंभ से संविधान का भाग नहीं है, 42 संविधान संशोधन से जोड़ा है, तो हमारे विपक्ष में दे देंगे। और इसके पक्ष में बोलेंगे चार के केवल आर्थिक अवधारणा नहीं बल्कि सामाजिक राज्य बनाने की भी है और भारत कल्याणकारी राज्य है, तो इसका हमें कोरोना में पता चल गया है, पक्ष में डाल देंगे। फिर पंथ निरपेक्ष क्या समझते हैं, तो निषेधात्मक अर्थ है कि राज्य का धर्म नहीं और उससे तटस्थ है, और सकारात्मक अर्थ है सर्व धर्म संभाव, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, बस इस पे एक अपवाद है, तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। फिर न्याय, न्याय का क्या है, वितरण का उचित तर्क संगत होना। एग्जाम्पल वस्तु सेवा पद लाभ, तो वितरण का उचित तर्क संगत यानी वस्तु व सेवा पद लाभ का। सामाजिक न्याय क्या है, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक लाभों का वितरण समावेशी। फिर राजनीतिक न्याय क्या है, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे कि मतदान चुनाव लड़ने का। और सामाजिक न्याय में क्या है, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक लाभों का वितरण समावेशी, जैसे कुरीति भेदभाव खत्म, आरक्षण की नीति। फिर आर्थिक न्याय में आर्थिक अवसरों की उपलब्धता, आर्थिक संसाधनों की समान पहुंच, जैसे मनरेगा, बेरोजगारी भत्ता। फिर बंधुता, बंधुता में क्या है, मानव मानवों के मध्य मानवता का संबंध, भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को बढ़ावा दे। तो क्या है बंधुता का अर्थ, मानव के मध्य मानवता का संबंध या भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को बढ़ावा दे। तो पूछेंगे बंधुता कितने प्रकार की है, तो दो, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दे और राष्ट्र की एकता और अखंडता को। फिर अनुसूची क्या है, तो अनुसूची में अपन ने क्या क्या दे रखे हैं, अनुसूची दो, जैसे कि चार लोग जिनकी सैलरी है, जैसे CFI, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष और कैग। फिर शपथ किन किन की है, जैसे MP, MLA, मंत्री, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस की। फिर भाषा
जो मूल संविधान में नहीं है, जैसे सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, डोगरी, संताली। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई अनुसूची 2 में किन किन लोगों की सैलरी है, तो राष्ट्रपति की, लोकसभा अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, राज्यसभा अध्यक्ष की और कैग की। फिर 3 में शपथ किन किन की है, तो अपन बता देंगे एमपी की है, एमएलए की है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी है, फिर मंत्री की है, कैग की है, सुप्रीम कोर्ट की है और हाई कोर्ट के जजेस की भी है। फिर भाषा, जो कौन कौन सी भाषा है, तो जो मूल संविधान में नहीं है पर यहाँ पे है, जैसे कि सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली, तो ये बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है, जो मूल संविधान में नहीं थी। फिर अनुसूची 9 में क्या है, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 31 भी जोड़ा गया, जिसमें बावन राव बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में 24 अप्रैल 1973 के पहले के किए संशोधन वैध हैं, ये बताया गया है। और आईआर कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में बताया कि अनुसूची 9 को न्यायिक समीक्षा से परे रख दिया गया है। न्यायिक नहीं, अनुसूची 9 को पीएम न्याय समीक्षा से परे नहीं कर सकते। मूल अधिकारों के आधार पर चैलेंज नहीं, बट मूल ढांचे के आधार पर कर सकते हैं। तो क्योटो में बोलती है कि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है अनुसूची 9 भी, ठीक है। फिर अब अपनी क्या है अपवाद, तो दूसरी पार्टी निर्दलीय मनोनीत 6 माह के भीतर, और ये आए अनुसूची 10 में, क्या है, दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते, निर्दलीय नहीं जा सकते, मनोनीत 6 माह के भीतर जा सकते हैं, और फिर निर्देशों का पालन करना होता है विप के, और अगर नहीं किया तो भी उनके लिए वो डिस्क्वालिफिकेशन के पात्र हैं। तो ये आया सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से। फिर अपवाद क्या है, 91वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003, इसमें कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य यानी कि होलसेल ट्रेडिंग। कमियां, लोकसभा अध्यक्ष सत्ताधारी पक्ष का होता है, समय सीमा तय नहीं है, विप के कारण सांसदों के लोकतांत्रिक मूल्य में कमी आती है। फिर संघवाद क्या है, तो इसको देखेंगे, अभी एक सेकंड रुक जाते हैं। संघवाद, तो संघवाद क्या है, केशी वियरे के अनुसार भारत अर्धसंघीय है, पर सतपाल बनाम पंजाब राज्य में भी हमको अर्धसंघीय माना है। फिर फेडरेशन, दो या अधिक प्रांत समझौता करके एक केंद्रीय सत्ता बना लेते हैं तो उसे फेडरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है यूएसए, दो या अधिक प्रांत समझौता करके एक केंद्रीय सत्ता। फिर है एकात्मक, तो एकात्मक में जो संपूर्ण शक्ति केंद्र के हाथ में हो और वितरण अपनी इच्छा से करे, शक्तियों का वितरण अपनी इच्छा से करे, तो वो एकात्मक व्यवस्था है। फिर यूनियन होता है कनाडा से प्रेरित, यानी मजबूत केंद्र व प्रांतीय स्वायत्तता का समन्वय। तो मजबूत केंद्र और प्रांतीय स्वायत्तता का समन्वय किया जाता है यूनियन में। संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण है, तो इसके बारे में अगर क्वेश्चन आया तो संघात्मक के अपन को तत्व लिखना है, जैसे लिखित संविधान है, सर्वोच्च संविधान है। फिर मध्य शक्ति का वितरण है केंद्र और राज्यों के बीच। फिर विवादों का समाधान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका है। राज्यसभा राज्यों का सदन है। कठोर संविधान संशोधन है। फिर एकात्मक क्या है, एकात्मक के लिए वित्त के जो कठिन संविधान संशोधन है कठोर, वो किसके लिए है, संगठनात्मक प्रक्रिया के संविधान संशोधन कठोर होते हैं, ठीक है। फिर एकात्मक वित्त के लिए केंद्र पर निर्भर है। राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि है। आपातकाल संबंधी अधिनियम है। आपातकाल संबंधी अनुच्छेद हैं। अखिल भारतीय सेवाओं सेवकों पर केंद्र का नियंत्रण है। एकता एकल नागरिकता है। एकीकृत लेखा परीक्षण है, परीक्षक है जो कि कैग। फिर राज्यों के निर्माण परिवर्तन की शक्ति है, राज्यों के निर्माण की और परिवर्तन की शक्ति भी है आर्टिकल 13 में, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 3 में। और ये तो हो गए। फिर क्या है, भारतीय संघ नाशवान राज्यों का
अविनाशी संघ क्यों है? तो इसको क्यों है, तो इसके लिए भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है। यूनियन राज्यों के मध्य समझौते का प्रतिफल नहीं है, राज्य यूनियन से पृथक नहीं हो सकते, ठीक है। फिर केंद्र राज्य संबंधों में वित्तीय संबंधों की रूपरेखा, तो भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 ए तक वित्त के संबंधों का प्रावधान किया गया है। कराधान, निधियां, अनुदान, वित्त आयोग, इन सब का उल्लेख इन्हीं में ही है। फिर कैसे है, तो केंद्रीकृत संघवाद, टकरावपूर्ण संघवाद, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद। तो ये तो क्या है, ये मैंने कुछ अलग लिख रखा है, ये तो संघवाद के प्रकार हैं अलग अलग तरीके के। तो अलग अलग तरीके के हमारे संघवाद रहा है, जैसे कि कब कब क्या रहा है, तो 50 से 67 तक रहा है केंद्रीकृत संघवाद, फिर 67 से 89 तक रहा है टकरावपूर्ण संघवाद, और फिर 89 से 2014 तक रहा है सहकारी संघवाद। अब वर्तमान में है प्रतिस्पर्धी संघवाद, और भविष्य में होगा रचनात्मक, समन्वयी और सहयोगात्मक संघवाद। फिर विधायी संबंध क्या है हमारे राज्य और किसके, केंद्र के, तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक। अनुच्छेद 245 में राज्य तथा केंद्रों की विधायी सीमा है और क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची संघ राज्य संवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति का अधिकार देते हैं, जिसमें संघ के पास है 97, राज्य सूची पर है कितने, इसमें कुछ गलत है यार, चलो ठीक है 98, संघ में राज्य के हैं 59 और संवर्ती में है 52, ठीक है। 246 अनुच्छेद, फिर 254 में है विरोधाभास की स्थिति में संसद का कानून प्रभावी, परिसंघ की सर्वोच्चता का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। फिर अनुच्छेद 249, 250, 252 और 253 में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है, तो ये भी विधायी संबंधी संबंध है। फिर राज्य सूची के विषयों पर विधान की शक्ति, जैसे कि अनुच्छेद 249 में राज्यसभा किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और 1 वर्ष तक वह लागू रहता है। फिर अनुच्छेद 250 में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में समाप्ति के 6 माह तक वो लागू रहता है। अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल द्वारा संकल्प लिया जाता है और वे अपने लॉ बनाने की शक्ति संसद को दे देते हैं। फिर अनुच्छेद 253 में अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को प्रभावी करने से संबंधित। फिर प्रशासनिक संबंध में क्या है, तो भाग 11 में ही 256 से 263 में है, तो केंद्र की शक्तियों का प्रयोग सुचारू रूप से करने के लिए यदि पालना ना हो तो अनुच्छेद 365 लगा सकते हैं, जिससे 356 लगाने का वो मिल जाता है मौका। और अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदी जल विवाद, संसद को न्यायाधिकरण का गठन करने की शक्ति, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है ये। अनुच्छेद 263 अंतरराज्यीय परिषद, प्रशासनिक संबंधों में विवाद हल करने के लिए, तो ये हो गया प्रशासनिक संबंध। तो प्रशासनिक संबंध कहाँ से कहाँ तक है, भाग 11 में 256 से 263, जिसमें 262 में अंतरराज्य नदी जल विवाद, 263 है अंतरराज्य परिषद, प्रशासनिक संबंधों विवाद हल करने के लिए। फिर केंद्र वित्त संबंध अपन ने देखा था 264 से 300 ए तक है, जिसके अंदर कराधान, निधियां, अनुदान, वित्त आयोग है। फिर केंद्रीकृत संघवाद क्या होता है, तो आपसी संवाद होता है केंद्र राज्य में, एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण होता है और विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाता है। फिर 1950 से 1967 तक सहकारी संघवाद का विशेष दौर था, कारण नेहरू का प्रारंभिक नेतृत्व और एक दलीय प्रभुत्व। फिर सौदेबाजी का संघवाद किसने कहा, तो मॉरिस जोन्स ने यह दिया है, मॉरिस जोन्स ने के द्वारा
शब्द दिया गया है। जब गठबंधन राजनीति के दौर में ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुआ। क्षेत्रीय राजनीति अधिक प्रभावी दबावकारी साधन, जैसे कि बजट आवंटन, मंत्रिमंडल में स्थान, विशेष राज्य का दर्जा। फिर विषम असममित संघवाद। तो असममित संघवाद या संघवाद को कहते हैं राज्यों को विशेष संरक्षण, पांचवी छठी अनुसूची और आर्टिकल 371, 371 ए, 371 ए से 371 जे तक कुछ राज्यों को के प्रावधान, जैसे कि विदर्भ, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ के लिए पृथक बोर्ड है। तो विदर्भ, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र, कच्छ के लिए एक पृथक बोर्ड है। 371 जे में 98 में संविधान संशोधन से कर्नाटक, हैदराबाद क्षेत्र, तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हैं। ये और हम बोल देंगे कि नागालैंड और इनके लिए अनुसूची 6 के राज्यों के लिए एक स्वायत्त वहाँ पे काउंसिल बनाने का है, स्वायत्त परिषद का गठन कर सकते हैं। फिर बी आर अम्बेडकर के अनुसार शांति काल में संघात्मक परंतु आपातकाल में एकात्मक है। उच्च न्यायालय ने मूल प्रवृत्ति संघात्मक मानी है। फिर प्रतिस्पर्धात्मक ये प्रतिस्पर्धामूलक सहकारी संघवाद क्या है? तो नीति आयोग के माध्यम से कुछ लक्ष्य पूरा करने पर पुरस्कार दिया जाता है, जैसे स्वच्छता, निवेश, समग्र जल सूचकांक आदि पे। ठीक है। फिर केंद्र राज्य संबंधों के विवाद। तो विशेष राज्य का दर्जा बिहार की मांग है। राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, तो केरल राज्यपाल विवाद। फिर अनुदान संबंधी जीएसटी क्षतिपूर्ति, राज्यों के मध्य नदी जल विवाद, कावेरी, विभिन्न कानूनों में क्रियान्वयन से संबंधित, जैसे ओपीएस, एनपीएस, सीईए, एनआरसी। फिर राज्यों के कानूनों पर संघ कानूनों की प्रधानता, क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव, जैसे कि उत्तर पूर्व और दक्षिण में, कराधान संबंधी समस्याएं, जैसे कि जीएसटी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, जैसे जुडिशियल सर्विसेज, फिर अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाना और केंद्रीय जांच एजेंसियों का प्रयोग, जैसे ईडी, सीबीआई। भारत का एकीकरण। तो प्रथम चरण में 15 अगस्त 19 पर नहीं, इधर चलते हैं, संघवाद पर है। फिर सरकार या आयोग। तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही करें। राज्य में सशस्त्र बल भेजने से पूर्व राज्यों से परामर्श जरूर लें। तो सरकारी आयोग ने 2 सिफारिशें की थी। और संघवाद पे बम्बई वाद में क्या कहा था कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में करा जाए। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर संसद में चर्चा जरूर हो और राष्ट्रपति शासन से पूर्व चेतावनी दिया जाना जरूरी है। संघवाद पंथ निरपेक्षता आधारभूत ढांचा है और राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन संसद में ही किए जाने से पूर्व विधानसभा का विघटन नहीं किया जाना चाहिए। फिर भारत का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन देख लेते हैं। तो प्रथम चरण में 15 अगस्त 1947 तक शामिल न होने वाली रियासतों का विलय किया गया, जिसमें कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। कश्मीर अक्टूबर 47, जूनागढ़ फरवरी 48 और हैदराबाद नवंबर 48। कश्मीर में महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय हस्ताक्षर किए गए। जूनागढ़ में जनमत संग्रह और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो। फिर द्वितीय चरण में जो क्षेत्र विदेशी शक्तियों के अधीन थे उनका विलय किया गया, जैसे कि दादर नागर, गोवा, तवंदी, चंद्र नगर जो फ्रांस के अधिकार में था, उसमें जनमत संग्रह, पुडुचेरी में फ्रांस थे। तो ये इसके लिए तीसरी चरण में बाहरी क्षेत्र का विलय किया, जैसे सिक्किम पूर्व में भारत का रक्षित राज्य था। 35वें संविधान संशोधन से सहायक राज्य का दर्जा, 36वें संविधान संशोधन से पूर्ण विलय। फिर धर आयोग 1948 में भाषा के आधार पर राज्य नहीं, भौगोलिक समीपता, प्रशासनिक सुविधा और वित्तीय आत्मनिर्भर और विकास, ये 4 आधार बताए। फिर जेवीपी समिति ने बताए कौन से भाषा के आधार पर राज्य नहीं। 26 जनवरी 1950 को 29 यूनिट्स को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत ए, बी रियासतें, सी उच्च प्रांत और डीआई कौन से अंडमान निकोबार। फजल अली आयोग ने बोला
कि गठन 1953 में हुआ, रिपोर्ट 1955 में दी। भाषा का आधार शामिल किया, पर किंतु एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। राष्ट्र की एकता अखंडता इसने पहला बताया। दूसरा भाषाई व सांस्कृतिक एक रूपता दूसरा बताया। फिर वित्तीय आर्थिक व प्रशासनिक ये वित्तीय आर्थिक एवं प्रशासनिक सुविधाजनक हो तो वो तीसरा आधार बताया। चौथा नियोजन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो सुविधाजनक हो। तो ये चार आधार बताए कौन से, राष्ट्र के एकता अखंडता के लिए जरूरी, भाषा व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक व प्रशासनिक और नियोजन योजनाओं के क्रियान्वयन। सदस्य थे के एम पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू और फजल अली।